हम लोग एथिकल वैल्यूज़ इन बिजनेस डिस्कस करने जा रहे हैं। एथिकल वैल्यूज़ इन बिजनेस में ये 4 पॉइंट पहले लिखे हुए हैं, इनको एक बार समझते हैं। एथिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं, मतलब बेसिकली बिजनेस एथिक्स का एक्सटेंशन है ये। बिजनेस को हमें एथिकली करना है और बिजनेस परफॉर्म करने में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ को फॉलो करना है उसके बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में बताया जाएगा। तो पहला एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन बिजनेस एथिकल वैल्यूज़ आर लाइक अ मॉरल कंपस, यानी कि जिस तरह से एक दिशा सूचक या कंपस क्या है, हमें डायरेक्शन बताता है कि हमें किधर जाना है। तो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो आपको ये बताती हैं, बिजनेस ओनर को, प्रमोटर ऑफ द कंपनी को, सीईओ को ये बताती हैं कि आपको बिजनेस को किस डायरेक्शन में बढ़ाना है आगे। तो ये एक कंपस की तरह काम करता है। दैट गाइड्स हाउ अ कंपनी बिहेव्स एंड मेक डिसीजन, कैसे कंपनी को काम करना है, कैसे डिसीजन लेने हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, दीज वैल्यूज़ हेल्प अ बिजनेस डू व्हाट्स राइट, like being honest with customers, treating employees fairly and being responsible to the community and the environment. Ethical values ये बताती हैं कि कंपनी को क्या करना है, क्या सही है उसके लिए, जैसे कि अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं, प्राइस अफोर्डेबल रीजनेबल रखना है, प्राइस अफोर्डेबल रखना है, क्वालिटी जेन्युइन रखनी है और साथ ही साथ अपने जो एम्प्लॉई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको फेयरली ट्रीट करना है। मतलब उनका इंसेंटिव, उनका वेजेस, उनका रेम्यूनरेशन, उनका अप्रेजल प्लान बिल्कुल सही तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एथिकल वैल्यूज़ इन बिजनेस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे बिल्ड ट्रस्ट, रेपुटेशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर हमें ये पता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी एथिकल वैल्यूज़ को फॉलो कर रही है, एथिकल बिजनेस परफॉर्म कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर ब्रांड का हमारे दिमाग में ट्रस्ट रहेगा, हम उसकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, रिपीट परचेज़ करेंगे और इवन आँख बंद करके हम उस प्रोडक्ट पे और उस कंपनी में भरोसा करेंगे। लॉन्ग टर्म में वो कंपनी लंबे समय पे ग्रो करेगी, अच्छा रेवेन्यू अर्न करेगी, धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, उसका जो अदर एक्सपेंसेस होता है लाइक मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, प्रमोशन में, डिस्काउंट्स देना पड़ता है। आपको पता है जो अच्छी कंपनी होती है डिस्काउंट नहीं देती हैं। जैसे जो लग्जरी ब्रांड होते हैं वो भी सेल कभी नहीं लगाते। जैसे लुई विटॉन वगैरह है, वो क्या करता है कि अगर उनके प्रोडक्ट बच जाते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो नहीं बिका, तो वो सेल लगा के 50% ऑफ पे नहीं बेचते हैं, उसको जला देते हैं प्रोडक्ट को। और लुई विटॉन वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख के होते हैं। बैग, हैंड बैग वगैरह जो भी है, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, वो सब इस रेंज के होते हैं। जो अच्छी, जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं वो कभी भी सेल नहीं लगाती हैं, डिस्काउंट ऑफर नहीं करती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, नाउ डेज कंज्यूमर एंड स्टेक होल्डर एक्सेप्ट कंपनीज टू प्रायोरिटाइज एथिकल प्रैक्टिसेस। देखिए सारे इन्वेस्टर, सबसे पहले तो कंपनी को चाहिए कैपिटल बिजनेस रन करने के लिए, और कैपिटल देगा कौन, इन्वेस्टर देगा। तो इन्वेस्टर सबसे पहले ढूंढता है कि एथिकल कंपनी कौन सी है। जो कंपनी एथिकल होगी उसी कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। दूसरा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब सबको एथिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट के लिए एथिक्स का वेटेज बहुत बढ़ा दिया है। 30-35% तक क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एथिक्स पे बेस हो रहे हैं। मतलब उनको एथिकल एम्प्लॉई ही चाहिए और हर एक इन्वेस्टर को एथिकल कंपनी ही चाहिए। कोई ऐसी कंपनी है जो फ्रॉड कर रही है, चीट कर रही है, उसमें ना इन्वेस्टर जाएगा, ना एम्प्लॉई काम करना चाहेगा, मतलब कोई भी स्टेक होल्डर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, वैल्यूज़ इन बिजनेस आर लाइक द गाइडिंग प्रिंसिपल और बिलीव दैट अ कंपनी फॉलो टू मेक डिसीजन एंड बिहेव इन अ सर्टेन वे। कह रहा है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो किसी बिजनेस के गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह होती हैं, उसको गाइड करती हैं कि किधर जाना है। जैसे अभी हम लोग ने कंपस की बात करी, तो कंपस क्या है, हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो वैल्यूज़ क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती हैं कि कंपनी को किस तरह से डिसीजन लेना है, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह के प्रोडक्ट बनाने हैं, कंपनी को के लिए कौन सी, अपने एम्प्लॉय के लिए कौन सी पॉलिसी बनानी है। तो हम लोग वैल्यूज़ की मीनिंग समझ रहे थे। तो दीज वैल्यूज़ हेल्प define what the company stand for, how it treats its employee, customers and partners, and what it consider
इम्पोर्टेंस इन इट्स डे टू डे ऑपरेशन। क्या कह रहा है, ये जो वैल्यूज़ हैं, बिजनेस वैल्यूज़ हैं, वो हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करती हैं, कंपनी किस काम के लिए बनी हुई है, कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको अपने एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट करना चाहिए, अपने कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनके लिए अपने पार्टनर्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनके लिए कितनी वैल्यू देनी चाहिए, उनको किस तरह से रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन देने चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हमें बिज़नेस वैल्यूज़ से पता चलती हैं। अगर हम लोग बिज़नेस वैल्यूज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम ये सीख पाएंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है, कैसा बिहेव करना है। ठीक है, वैल्यूज़ से मतलब बिहेवियर से वैल्यूज़ बनती हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये सारी के सारे अगर इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस वैल्यूज़ को, बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रही है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, वैल्यूज़ आर इंडिविजुअल बिलीफ दैट मोटिवेट पीपल टू एक्ट वन वे और अनदर, दे सर्व एज अ गाइड फॉर ह्यूमन बिहेवियर। मतलब वैल्यूज़ क्या है किसी इंडिविजुअल के लिए, तो ये कह रहा है कि वैल्यूज़ क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर है, बिलीफ्स हैं, इंडिविजुअल बिलीफ्स हैं। बिलीफ्स से क्या होता है कि हमारा बिहेवियर बनता है, मतलब जिन चीज़ों पे हम भरोसा करते हैं उनके हिसाब से हम बिहेव करते हैं, फिर वो हमारे एक्ट में आ जाता है, बिहेवियर में आ जाता है, तो वैल्यूज़ बनती हैं। ठीक है, और ये वैल्यूज़ हमें बताती हैं कि कोई इंसान कैसे बिहेव करेगा, कैसे एक्ट करेगा, उसका बातचीत करने का तरीका क्या होगा, जिसको कहते हैं ना मैन ऑफ वैल्यूज़ है ये। तो उसका बिहेवियर, उसका एक्ट, वो हमें बताता है कि ये वैल्यूज़ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ह्यूमन बिहेवियर का गाइड है एक तरह से वैल्यूज़। तो बिजनेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इंडिविजुअल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब सारे एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे तो कंपनी भी बिजनेस वैल्यूज़ को कर पाएगी। खाली कंपनी अगर फॉलो कर रही है, उसके एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं या स्टेक होल्डर नहीं कर रहे हैं, तो नहीं काम चलेगा। डेफिनेशन क्या दी गई है, बिल्टन रॉकेट्स ने क्या डेफिनेशन दी है, वैल्यूज़ आर द बिलीफ दैट वैल्यूज़ आर द बिलीफ वी हैव अबाउट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। मतलब वैल्यूज़ वो बिलीफ्स हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है, एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, और क्या हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो महत्वपूर्ण है वो करना है, जो ज़रूरी नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, उनको छोड़ते चलना है। दे गाइड अवर बिहेवियर एंड चॉइसेस। वैल्यू सिस्टम ही हमारे बिहेवियर को, हमारे परफॉर्मेंस को, हमारी डे टू डे के चीज़ों को गाइड करता है। दूसरी डेफिनेशन क्या बता रही है, वैल्यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इंडिविजुअल के बारे में था, अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वैल्यूज़ इन ऑर्गेनाइजेशन आर द शेयर्ड बिलीफ एंड प्रिंसिपल्स। अब अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या है, पहले से प्रिंसिपल्स बना दिए उन्होंने, कंडक्ट्स बना दिए, बिलीफ पहले से शेयर कर दिया गया कि इस तरह से चीज़ों को करना है, और सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसी को फॉलो करते हैं। दैट शेप हाउ एम्प्लॉयज़ एंड कंपनी इटसेल्फ इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है, आपके पास कोई फ्रेंचाइजी होल्डर आ रहा है, तो आप उससे जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वो उस कंपनी की वैल्यूज़ को दिखाता है। और वैल्यूज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट हैं, वो पहले से तय होती हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करना है। और वैल्यूज़ ही हैं जो हमारे डे टू डे के ऑपरेशंस को, हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। एथिक्स और वैल्यूज़ में डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जो हमने अभी पढ़ रहे हैं उसमें हमें ये लग रहा है कि यही एथिक्स में बताया गया है, यही वैल्यूज़ में बताया गया है, तो ये तो दोनों एक ही बात हो गई। तो दो वर्ड क्यों है, एक ही वर्ड रखते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। एथिक्स में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स हैं ये, यानी कि ये पहले से प्री डिफाइंड है कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। एथिक्स आर ऑफ्टन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन। किसी प्रोफेशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सोसाइटी में एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स हैं, बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। वैल्यूज़ क्या है, आपका इंटरनल बिलीफ है
आप क्या मानते हैं एक्चुअल। जैसे आपके सोसाइटी में किसी एक चीज़ के लिए जैसे वो बना हुआ है, जैसे ये मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि आज से 100 साल पहले या जब अंग्रेज़ों का शासन था तो सोसाइटी में ये इस तरह का एक्सटर्नल बिहेवियर था कि महिलाओं को पर्दे में रहना है। तो ये क्या है, ये माना जो अगर नहीं ऐसा फॉलो कर रहा है तो हम कहते थे ये अनएथिकल है। जैसे अभी भी अफ़गानिस्तान वगैरह में होता है कि तालिबान ने कह दिया कि कोई बुर्का नहीं पहन के लड़की निकले तो गोली मार दे रहे चौराहे पे उसको। अब वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ ये है कि हमारा खुद का क्या बिलीफ है कि हमें क्या लग रहा है कि पर्दा प्रथा सही है कि गलत है। तो अगर हमें ये लग रहा है, जैसे मलाला यूसुफजई इस्लामिक कंट्री में रहते हुए, अफ़गानिस्तान में रहते हुए उसने कहा कि नहीं, लड़कियों को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, लड़कियों को भी एक्सप्रेशन का अधिकार मिलना चाहिए, लड़कियों को भी आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। तो टेररिस्ट ने, वहाँ के आतंकवादियों ने उसको गोली मार भी दी, लेकिन उससे उसने रोका नहीं अपने आप को। यानी उसका इंटरनल वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग था। समाज के स्टैंडर्ड्स कुछ और कह रहे हैं और बाद में हमें पता चलता है। अब जैसे कि हम आज से 200 साल पीछे चले जाएं, तो 200 साल पीछे जब हम जाएंगे तो हमें लगेगा शायद कि पर्दा प्रथा तो अच्छी है, औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन जब हम 200 साल बाद देखते हैं तो हमें लगता नहीं, वो तो एक कुरीति थी। उस समय हो सकता है किसी को सती प्रथा में भी विश्वास हो, लेकिन जब आप उसको बाद में देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये तो हम गलती कर रहे थे, तो गलत था, समाज के लिए बहुत नुकसानदायक था ये प्रथा। बाल विवाह हो सकता है उस समय के हिसाब से वो सही हो, लेकिन अभी हमें हिसाब लगता है ये तो बहुत ही गलत था, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ एक्सटर्नल स्टैंडर्ड ऐसे हो सकते हैं कि हमें लग रहा है कि यही सही है, लेकिन आपका इंटरनल बिलीफ सिस्टम वो वैल्यूज़ है। वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंटरनल होती हैं। एथिक्स जो है वो एक्सटर्नल है, सोसाइटी में क्या चल रहा है उस समय, ठीक है। और एथिक्स डायनेमिक होता है, समय के साथ चेंज हो जाता है। जैसे हो सकता है कि आज से 200 साल पहले कोई प्रथा जो हो वो ठीक हो, उस समय के हिसाब से ठीक हो, बट अभी के हिसाब से ठीक नहीं है। उस समय के हिसाब से क्यों ठीक थी, क्योंकि उस समय बाहरी आक्रमणकारी आते थे और मुगल्स थे, वो सब लोग अत्याचार करते थे औरतों के ऊपर, तो इसलिए हो सकता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया हो। बट अभी के हिसाब से अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, मॉरल प्रिंसिपल्स। एथिक्स इन्वॉल्व मॉरल प्रिंसिपल्स एंड रूल दैट डिक्टेट व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो ये मॉरल प्रिंसिपल्स है, यानी प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली, सेट ऑफ कोड प्रिंसिपल्स हैं। और वैल्यूज़ क्या है, सब्जेक्टिव होती हैं। वैल्यूज़ आर सब्जेक्टिव एंड कैन वेरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब देखिए एथिक्स के लिए भी ऐसा कहा जा सकता है, बट वैल्यूज़ के लिए तो है कि हर एक इंसान के वैल्यू सिस्टम अलग अलग होता है। किसी के लिए क्लास का मतलब है कि जब हम क्लास में होंगे तो फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ मुझे क्लास अटेंड करनी है, लेक्चर सुनना है, पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाना है। किसी के लिए है कि खाली टाइम पास का जरिया है, पिताजी ने ज़बरदस्ती धक्का मार के घर से भेज दिया है तो जाके बैठ के बस इधर उधर देखते रहना है, टाइम पर काट कर निकल के आ जाना है। तो वो क्या है, अलग अलग लोगों का, अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग वैल्यू सिस्टम है, और जैसा जिसका वैल्यू सिस्टम है उसी हिसाब से उसकी ग्रोथ है। जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अगर आप वैल्यू लेने की कोशिश करेंगे सोसाइटी से, तो आपकी भी ग्रोथ होगी। अगर आप चीज़ों को अच्छे तरह से नहीं करेंगे तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिर सोसाइटी और लाइफ आपको पनिश करेगी। जब पनिश करेगी तो फिर रोगे बाद में, तो वो उसका इंडिविजुअल मैटर है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोफेशनल कोड। मैनी प्रोफेशंस हैव स्पेसिफिक एथिकल कोड, जैसे कि जिसको हमने TCOC जैसे टाटा कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया। CA के अपने एक प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये नॉर्म्स फॉलो करने हैं। डॉक्टर्स के लिए बने हुए हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। लॉयर्स के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, वो उनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर एक चीज़ के लिए अपने अपने रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। Many professionals have specific ethical code that members must adhere. जो उसके members हैं वो उसको follow करते हैं। To ensure ethical behavior in the field, in their field, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, वैल्यूज़ में फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड है
कि जो कोड बने हैं यू हैव टू फॉलो, आपको वो कोड को फॉलो करना है, ठीक है। जबकि वैल्यूज़ क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। वैल्यूज़ कैन इवॉल्व ओवर टाइम एज इंडिविजुअल गेन न्यू एक्सपीरियंसेस इनसाइट्स लीडिंग टू चेंज इन व्हाट दे प्रायोरिटाइज। मतलब उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं समय के साथ साथ। जैसे जैसे हम लोग नई लर्निंग लेते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, अच्छा अभी तक जो हम मानते थे शायद वो गलत था, अब ये ठीक है। जैसे जैसे हमें नई चीज़ें, जैसे कि पहले हम ये मानते थे कि पृथ्वी जो है वो फ्लैट है, जब हमने साइंस को और देखा, दूरबीन का आविष्कार किया, तो पता लगा नहीं पृथ्वी तो गोल है। पहले हम ये मानते थे कि यूनिवर्स का सेंटर है अर्थ, सारे ग्रह तारे सूर्य चंद्रमा इसकी परिक्रमा करते हैं। बाद में पता चला नहीं, सूर्य हमारी परिक्रमा नहीं कर रहा है, हम सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कैसे पता चला, जब जैसे जैसे हमारी लर्निंग्स हुई, ठीक है, जैसे जैसे हमने इवॉल्व किया, तो हमारी एक्सपीरियंस से, लर्निंग से, सीखने से, पढ़ाई लिखाई करने के बाद धीरे धीरे हमें नई नई चीज़ें पता चलती हैं। चैलेंजेस क्या हैं एथिकल वैल्यूज़ में? एथिकल डायलेमा ये एक चैलेंज है। प्रेशर रहता है बहुत तरह का कॉम्पिटिशन्स की वजह से कि हमें आगे बढ़ना है। अब अगर हम बहुत ज़्यादा एथिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि पीछे रह जाएंगे। क्योंकि एक मिथ है हमारे यहाँ, एक गलत धारणा ये है कि अगर आप लोग ये मानते हैं कि अगर वो गलत नहीं कर रहा होगा तो पैसा नहीं कमा पाएगा। मतलब अगर उसने पैसा कमाया है तो उसने गलत करके ही पैसा कमाया होगा, ऐसा मिथ है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, तो ये अलग अलग चैलेंजेस हैं। वैल्यूज़ का मतलब क्या हुआ? अगर आप ट्रस्टवर्दी हैं, अगर आपकी अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज पे लोग भरोसा करते हैं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की या इंडिविजुअल की अच्छी रेपुटेशन है, लोग उस पर क्रेडिट देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेस्ले की क्रेडिट वर्दीनेस अपनी सॉवरिंग रेटिंग से, अपने देश की गवर्नमेंट की रेटिंग से 7 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर भारत सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो उसको 7% इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और अगर नेस्ले को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो 1% पे पैसा पे उसको लोन मिलता है। यानी कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भारत सरकार की क्रेडिट वर्दीनेस से भी ज़्यादा है। तो रेपुटेशन उसकी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता किसी भी हालत में। और अगर जो भी वैल्यूज़ को फॉलो करता है डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होगा ही होगा। एथिकल बिहेवियर इन सिंपल टर्म्स मीन्स डूइंग द राइट थिंग। एथिकल बिहेवियर क्या है? सही तरीके से चीज़ों को करना, अपने बिहेवियर को, अपने डे टू डे के ऑपरेशंस को, डे टू डे के वर्किंग को, ऑर्गेनाइज जो भी बिजनेस चल रहे हैं, जो भी कॉर्पोरेट हैं, उनको सही तरीके से चीज़ों को करना, प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना, ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पेक्ट, ये सब सारी चीज़ों को फॉलो करना, यानी कि ये एथिकल बिहेवियर है। ये वैल्यूज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मॉरल कंपास होता है, गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, किधर किस डायरेक्शन में जाना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने में हेल्प करता है, लगातार ग्रोथ पे ट्रेजेक्ट्री पे आपको आगे ले जाता है, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है वैल्यूज़ का? ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्ट बिल्ड करना, उसकी पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना, उसका ओवरऑल कल्चर को अच्छा बनाना, आपके सारे एम्प्लॉयज़, सारे स्टेक होल्डर के बिहेवियर को पॉजिटिव करना, ये वैल्यूज़ का ऑब्जेक्टिव होता है मेन। डिफरेंशिएट क्रिएट करना, मतलब कि हमें ये पता है कि जैसे 2-3 कंपनियां हैं तो हमें किस कंपनी के प्रोडक्ट लेने हैं, किस कंपनी की सर्विसेज लेनी है। जैसे एक समय में रिलायंस का सिम आता था, ADAG ग्रुप की बात कर रहे हैं, फिर टाटा डोकोमो आता था, और भी कंपनियां थी। तो ADAG ग्रुप क्या करता था, कभी क्वालिटी इनएक्टिवेट हो जाती थी, कभी बैलेंस कट जाता था, बहुत सारी ऐसी कंप्लेन होती थी प्रीपेड जब चलता था। अब तो जियो ने प्रीपेड वाला कल्चर ही ख़त्म कर दिया, आप पैसे डालिए, आपका रिचार्ज होगा, अनलिमिटेड यूज़ करो। पहले क्या होता था, कॉल के हिसाब से पैसे लगते थे, तो वो उसमें बहुत दिक्कत थी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज़ को फॉलो करती हैं तो हम उनको डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि कौन ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गड़बड़ कर रही है। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, रेपुटेशन को बढ़ाती है अगर वैल्यू कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है।
मॉरल वैल्यू का कितने तरह की वैल्यूज़ होती हैं? मॉरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, पर्सनल वैल्यूज़। क्लासिफिकेशन किया गया है इनका कोर बिजनेस वैल्यूज़ में, कस्टमर ओरिएंटेड वैल्यूज़ में, एम्प्लॉय सेंट्रिक वैल्यूज़ में। बिजनेस वैल्यूज़ जो बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशंस को अच्छे से परफॉर्म करने के बारे में बात करता है। कस्टमर सेंट्रिक वैल्यूज़ जो होती हैं, जो कस्टमर्स का ध्यान रखनी है कि उसका आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी देनी है, रीज़नेबल प्राइस चार्ज करना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। एम्प्लॉय सेंट्रिक वैल्यूज़ मतलब उसको टाइम से पेमेंट देना है, उसका रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, लाइक दैट। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसके कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आ गई है, फिर हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा पूरा कंप्लीट करके।